उर्दू ज़बान के तदरीसी तरीक़े हैं। आइए नाज़रीन, हम TSAT पर इस तरीक़े को जानने की कोशिश करेंगे, इन तरीक़ों पर बहस करेंगे और किस तरह से उर्दू ज़बान को पढ़ाया जाता है और इम्तिहान के मद्देनज़र किस तरह के सवालात आ सकते हैं। आइए सबसे पहले उर्दू ज़बान की तदरीस के तरीक़े में अबजदी तरीक़ा या हुर्फ़ तहजी का तरीक़ा है। यह है अबजदी तरीक़ा या हुर्फ़ तहजी का तरीक़ा। अबजदी तरीक़े या हुर्फ़ तहजी के तरीक़ा पढ़ने सीखने का सबसे क़दीम तरीक़ा है। ये बहुत पुराना तरीक़ा है। इस तरीक़े में बाज़ माहिरीन तालीम का ख़्याल है कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए भी ये तरीक़ा काफ़ी इंतहाई मुस्बित और मौजू है, यानी ज़बान के सीखने में ये तरीक़ा काफ़ी मौजू है। उर्दू ज़बान को सीखने के लिए भी अबजदी तरीक़ा क़दीम है, साथ ही साथ अंग्रेज़ी ज़बान के सीखने के लिए भी ये मौजू तरीक़ा है। इस तरीक़े में सबसे पहले हुर्फ़ तहजी के नाम सिखाए जाते हैं। हुर्फ़ तहजी जैसे कि आप जानते हैं उर्दू में 36 हैं। इन हुर्फ़ तहजी को नाम सिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अलीफ़, बा, त, सा या अलीफ़, बे, ते से, इस तरह के उनके नाम सिखाए जाते हैं। ये तरीक़ा इब्तिदाई जमात के लिए काफ़ी मौजू और मुनासिब होता है। इसके बाद फिर हुर्फ़ की शनाख्त की जाती है, शनाख्त करवाई जाती है। अलीफ़ किस तरह आता है, बे किस तरह आता है, ते किस तरह आता है, हुर्फ़ की शनाख्त कराई जाती है। इसके बाद मुफ़र्रिद हुर्फ़ को आराब की मदद से मिलाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे मिलाते कैसे हैं। हम जानते हैं कि उर्दू में अलीफ़, बा, ता, सा, ये अलीफ़, बे, ते से इनको जोड़कर लफ्ज़ बनाए जाते हैं। अब ये जोड़कर पहले तो बच्चे को हुर्फ़ के नाम बताए जाएंगे, उसके बाद उसकी शनाख्त की जाएगी, उसकी सर के नाम लिखे जाएंगे, सर की शक्ल लिखी जाएगी, फिर उसके बाद उनको जोड़कर लफ्ज़ तैयार किए जाते हैं। फिर 2 हुर्फ़ी और 3 हुर्फ़ी, 4 हुर्फ़ी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कई लफ्ज़ तैयार किए जाते हैं। इस तरतीब को सिखाने और पढ़ाने में मदद होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अदब, ये 3 हुर्फ़ों से बना लफ्ज़ है। उर्दू अलीफ़, रे, दाल, वाव, ये 4 हुर्फ़ों से बना लफ्ज़ है। इसके अलावा कुर्सी, गाय, जानवर, फ़ैन, खिड़की, कमरा वग़ैरह ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं और इनको पढ़ाया जाता है। इस तरीक़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे को पढ़ने और हिज्जे करने दोनों में एक साथ सीखना शामिल होता है। आइए अबजदी तरीक़े हुर्फ़ तहजी में हम किस तरह के मुमकिन सवालात इम्तिहान के मद्देनज़र आ सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। आइए नाज़रीन, अब आप हुर्फ़ तहजी के तरीक़े तदरीस को डैश भी कहा जाता है। ये सवाल मुमकिन सवाल है इम्तिहान के मद्देनज़र। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ख़ासकर DSE, SA और SGD के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल फिर से एक बार देखें, हुर्फ़ तहजी के तरीक़े तदरीस को डैश भी कहा जाता है, यानी अबजदी तरीक़े को हुर्फ़ तहजी का तरीक़ा भी कहते हैं। सेकेंड सवाल आ सकता है आपके इम्तिहान के मद्देनज़र, वो ये है पढ़ना सिखाने का सबसे क़दीम तरीक़ा तदरीस डैश है। पढ़ना सिखाने का सबसे क़दीम तरीन तरीक़ा तदरीस डैश है। इसका जवाब भी होता है अबजदी तरीक़ा या हुर्फ़ तहजी का तरीक़ा। तीसरा सवाल बन सकता है या पूछा जा सकता है, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए ये तरीक़े इंतहाई मौज़ू व मुनासिब है।
अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए ये तरीक़ा इंतहाई मौज़ू व मुनासिब है। चौथा, किस तरीक़े तदरीस में पहले हुर्फ़ तहजी के नाम और फिर इन हुर्फ़ की शनाख्त करवाई जाती है। इस तरीक़े तदरीस में पहले हुर्फ़ के नाम बताए जाते हैं, फिर उसकी शनाख्त की जाती है। ये सवाल भी आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह के सवालात इम्तिहान के मद्देनज़र आ सकते हैं। किस तरीक़े तदरीस में मुफ़र्रिद हुरूफ़ को आराब की मदद से जोड़कर 2, 3 डैश 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 हुर्फ़ी अल्फाज तैयार किए जाते हैं, ये सवाल आ सकता है। आइए नाज़रीन, इसके बाद एक और सवाल का इसमें शामिल किया है, किस तरीक़े तदरीस में तुलबा पढ़ना और हिज्जे करना एक साथ सीखते हैं, ये सवाल भी आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करें कि उर्दू पढ़ाने के लिए, उर्दू की तदरीस के लिए और कौन से तरीक़े हैं जिनको एक मौल्लिम अपने कमरे जमात में इस्तेमाल करते हुए अपने तुलबा की बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। दरअसल तदरीसी तरीक़ों का होना ये बहुत ज़रूरी है। मौल्लिम के लिए एक तरीक़े तदरीस को अपनाकर अपने तुलबा को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करना उसका फ़र्ज़ है, और एक मौल्लिम को चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीक़ों से वाकिफ़ हो और तुलबा की पढ़ने और सीखने के अमल को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सके। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे तदरीसी तरीक़े पर पहुँचते हैं। आइए, ये है दूसरा तदरीसी तरीक़ा जिसे हम सूती तरीक़ा कहते हैं। सूती तरीक़े में पहले बच्चे को हुर्फ़ की आवाज़ें बताई जाती है। आइए नाज़रीन, आप ये देखें कि सूती तरीक़े तदरीस उर्दू ज़ुबान को पढ़ाने के लिए ये एक तरीक़ा है जिसमें हम तुलबा को कमरे जमात में हुर्फ़ की आवाज़ें सिखाते हैं, हुर्फ़ की आवाज़ें सिखाते हैं। ये तरीक़ा अबजदी तरीक़े की तरह हुर्फ़ के नाम नहीं बतलाए जाते। अबजदी तरीक़े और सूती तरीक़े में फ़र्क ये है कि अबजदी तरीक़े में हुर्फ़ के नाम को उसकी शक्ल के साथ सिखाया जाता है, हुर्फ़ के नाम को उसकी शक्ल के साथ सिखाया जाता है। यहाँ पर पहले हुर्फ़ की आवाज़ें सिखाई जाती हैं और बाद में इन आवाज़ों को एक दूसरे से मिलाकर लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ों को कैसे पढ़ना है, उसकी आवाज़ कैसे आती है, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या हो सकता है, वो कराया जाता है। पहले लफ्ज़ की आवाज़ को उसके अज्ज़ा में तहलील किया जाता है, लफ्ज़ को, आवाज़ को उसके अज्ज़ा में तहलील किया जा सकता है। इसके बाद फिर इन्हें जोड़कर मुरक्कब आवाज़ निकाली जाती है। पहले लफ्ज़ को हम तहलील कर देते हैं, फिर इसके बाद इन तहलील करदा अज्ज़ा को जोड़कर लफ्ज़ की मुकम्मल आवाज़ निकाली जाती है। पहले किसी जानवर या चीज़ की शक्ल दिखाई जाती है। पहले तुलबा को कोई किसी चीज़ की शक्ल दिखाता है, जानवर की शक्ल दिखाता है और मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें दिखाता है, चीज़ों की शक्लें दिखाता है। फिर उन लफ्ज़ को, उन जानवरों के नाम के लफ्ज़ को तहलील करता है। फिर उसके बाद उनको जोड़कर वो लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह अदा करना है वो बताता है। तो आइए नाज़रीन, दिखाई जाए, जानवरों और चीज़ों की शक्लें दिखाई जाएंगी और जिसके नाम में हुर्फ़ पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लेंगे बंदर की तस्वीर दिखाई जाएगी। बच्चे बंदर को जानते हैं, माहौल से ये बंदर की शक्ल और गाय की शक्ल और बिल्ली, कुत्ता, ये जो पालतू जानवर हैं, ये बच्चा जानता है, इनका इल्म उसे होता है, वो मदरसे आने से पहले इनसे वाकिफ़ होता है, तो इनको दिखाया जाता है। और कुर्सी, टेबल, घर, खिड़की, कमरा, इस तरह के अल्फाज से बच्चा जो है वाकिफ़ होता है। अब मौल्लिम का काम होता है कि इन अल्फाज को वो बोर्ड पर लिखेगा और उसके बाद
इसके हुर्फ को अलग करेगा। जैसा कि हमने बंदर की मिसाल दी थी, बंदर की तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद बंदर किस लफ्ज़ से बनता है, इसके हुर्फ कितने हैं, इस लफ्ज़ में हुर्फ कितने हैं। एग्ज़ाम्पल, बंदर में बे, नून, दाल, रे, ये 4 हुर्फ हैं। अब बच्चे को पहले बंदर बताया जाएगा, फिर बंदर लिखा जाएगा, उसके बाद उसके हुर्फ को तहलील किया जाएगा, फिर उनकी आवाज़ बताई जाएगी, बंदर। तो इस तरह से तदरीस के अमल को मुकम्मल किया जाता है। तस्वीर दिखाई जाए और बंदर का तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, फिर बे का तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, फिर बे के बाद नून का तलफ़्फ़ुज़, दाल का तलफ़्फ़ुज़, फिर उसके बाद रे का तलफ़्फ़ुज़। अलग अलग होने के बाद इनको जोड़कर लफ्ज़ बंदर बन जाता है। इस तरह से इतनी मश्क कराई जाए कि बच्चा आवाज़ और हुर्फ से बखूबी वाकिफ़ हो जाए। नाज़रीन, ये तरीक़ा आवाज़ से हुर्फ को समझने का है। ये तदरीसी तरीक़ा लिखने में बहुत कारआमद होता है। बच्चा जब किसी वर्ड को सुनता है तो उससे मुताल्लिक़ हुर्फ को वो ढूंढने की कोशिश करता है, उर्दू के वो तमाम हुर्फ तहजी में, फिर उसको जोड़कर वो लफ्ज़ बनाना सीखता है। दूसरे हुर्फ की आवाज़ भी इसी तरह सिखाई जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैडम मॉन्टेसरी भी इस तरीक़े तदरीस की तायीद करती हैं। ये तरीक़े तदरीस में बच्चा एक साथ आवाज़, उसके साथ साथ उसके हुर्फ और तलफ़्फ़ुज़ सीखने में मदद मिलती है। तो ये तरीक़ा था सूती तरीक़ा। मौल्लिम को अपनी सहूलत के हिसाब से मदरसे में कमरे जमात की तलबा की अक़ली सलाहियतों, उनकी जमात की सलाहियत, उनकी उम्री सलाहियतों के हिसाब से ये तरीक़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए इस तरीक़े तदरीस से एसए के लिए और डीएससी एसजीटी के लिए इम्तिहानात के मद्देनज़र किस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि मुमकिन सवालात क्या हो सकते हैं। किस तरीक़े तदरीस में हुर्फ की आवाज़ पर ज़ोर दिया जाता है, ये एक सवाल बन सकता है। किस तरीक़े तदरीस में हुर्फ की आवाज़ पर ज़ोर दिया जाता है, ये सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब होगा आपको सूती तरीक़ा, ये आवाज़ वाला तरीक़ा। दूसरा है डैश तरीक़े तदरीस में पहले हुर्फ की आवाज़ें सिखाई जाती हैं और बाद में उसकी शक्ल सिखाई जाती है। सवाल आपको इम्तिहान में ये आ सकता है कि पहले हुर्फ की आवाज़ें पढ़ाई जाती हैं, आवाज़ सिखाई जाती है, फिर उसके बाद वो हुर्फ कैसे होता है उसकी निशानदेही की जाती है। तो ये तरीक़ा कौन सा तरीक़ा है, ये सवाल आ सकता है। तीसरा है, इसमें सवाल ये बन सकता है मौल्लिम कमरे जमात में। देखिए CCE के तहत आजकल सवालात को ट्विस्ट यानी कि मुख्तलिफ़ अंदाज में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर एक हम तरीक़ा एक सवाल को हमने ट्विस्ट करके आपके सामने रखा है। उस सवाल को सुने, आप लिख लें। मौल्लिम कमरे जमात में एक जानवर की तस्वीर दिखाकर तुलबा से उसका नाम जानना चाहता है और फिर इसके पहले हुर्फ की शनाख्त करवाता है। ये तरीक़े तदरीस डैश तदरीसी तरीक़ा है। देखिए कि सवाल बहुत आसान होता था कि जानवर की फ़ोटो दिखाई गई और उसका हुर्फ अख्ज़ किया गया, लेकिन इम्तिहानात में सवालात ऐसे सीधे नहीं आएंगे। इम्तिहान में बोला जाएगा कि एक मौल्लिम अपने कमरे जमात में तुलबा को एक जानवर की तस्वीर दिखा रहा है और वो तदरीस कर रहा है, तो बताइए कि वो किस तरीक़े तदरीस पर जमात को ले रहा है या जमात को मुकम्मल कर रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए सूती तदरीसी तरीक़ा। तो इस तरह के सवालात, ट्विस्टेड सवालात इम्तिहानात में आ सकते हैं। और 2 सवालात बनते हैं। देखिए, इस तरीक़े तदरीस में बच्चे आवाज़ और हुर्फ में बखूबी वाकिफ़ होते हैं। अब आइए वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें बच्चे हुर्फ और उसकी आवाज़ दोनों से वाकिफ़ होते हैं। तो आपका जवाब होता है सूती तरीक़ा। और मशहूर, जैसे कि आप जानते हैं, माहिर तालीम मैडम मॉन्टेसरी डैश तरीक़े की तायीद करती हैं। ये एक सवाल आ सकता है कि मैडम मॉन्टेसरी जो
एक एजुकेशनिस्ट है, एक माहिर तालीम हैं, जिन्होंने तालीमी मैदान में किस तरह से तदरीस को आसान करना है उस पर बहुत से उसूल बताए। तो वो भी इस तरीक़े को यानी सूती तरीक़े को पसंद करती हैं और इसकी तायीद करती हैं कि ये तरीक़ा और तलबा के लिए जो इब्तिदाई दौर में सीखते हैं उनके लिए बेहतर है। वो आवाज़ें जानते हैं, फिर आवाज़ से उसको उसके हुर्फ को जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा घर में आवाज़ें सीखता है माँ से। सबसे पहले वो माँ सीखता है, पप्पा सीखता है, नाना सीखता है। ऐसे वर्ड्स हैं जो वह अपने ख़ानदान से छोटे उम्र में सीख कर आता है, लेकिन उनको लिखना, उनको बनाना, उनमें कौन सी चीज़ें आई हैं ये उसको पता नहीं होती। तो आइए इस तरीक़े में वो एक हिस्सी जिसे हम कहते हैं जिबलती तरीक़ा है, ये सूती तरीक़ा, आवाज़ को सुनकर उसके मुताबिक हुर्फ की तलाश करना, फिर उससे अल्फाज बनाना। तो ये तरीक़ा था। आइए नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरे तरीक़े तदरीस देखते हैं। आइए अब हम उर्दू तदरीस का एक और तरीक़े तदरीस देखेंगे, देखो और बोलो का तरीक़ा। देखो और बोलो, ये तरीक़ा, इस तरीक़े को लफ्ज़ी तरीक़ा भी कहा जाता है। ये एक लफ्ज़ी तरीक़ा भी है। इस तरीक़े में बग़ैर हिज्जे किए के पढ़ना सिखाया जाता है। आइए नाज़रीन, अब बच्चे को हिज्जे करना वाला तरीक़ा नहीं है। हमने हिज्जे करना, तहलील करना वो पिछले तरीक़े यानी सूती तरीक़े में लफ्ज़ के हिज्जे और उसके टुकड़े करना सीखे हैं। अब आइए यहाँ पर मुकम्मल लफ्ज़ पर लफ्ज़ सिखाया जाता है। इसमें हिज्जे शामिल नहीं होते, कितने हुर्फ इसमें आए हैं शामिल नहीं होते। इस तरीक़े में बच्चे को पहले कोई लफ्ज़ दिखाया जाता है, पूरा लफ्ज़ दिखाया जाता है। जैसे बंदर पूरा लिखा दिया गया, उसके बंदर की शक्ल भी दिखा दी गई और बंदर का वर्ड भी लिखा दिया गया और पूरा लफ्ज़ कहलवाया जाता है। हम उसके हिज्जे नहीं करेंगे, पूरा लफ्ज़ कह देंगे। चार मीनार लिख दिया जाएगा और चार मीनार पढ़ा जाएगा। कुर्सी लिख दी जाएगी, पढ़ी जाएगी। टेबल लिख दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा। इस तरीक़े में पूरे लफ्ज़ को एक वहदत तस्वुर किया जाता है। पूरा लफ्ज़ एक जो वर्ड होता है उसको एक ही यूनिट, इकाई के तौर पर लिया जाता है और बच्चे की तवज्जो को एक साथ लफ्ज़ की शक्ल, उस लफ्ज़ की शक्ल, आवाज़ और माने की तरफ मुनातिफ़ की जाती है। उसको पूरा का पूरा वर्ड एक साथ बोलना, वो लफ्ज़ एक साथ बोलना और सिखाना शामिल होता है। उसकी तवज्जो उस तरफ की जाती है, ना कि हुर्फ पर। इस तरीक़े में बच्चा लफ्ज़ को देखते ही पहचानने और तलफ़्फ़ुज़ करने लगता है। इस तरीक़े में बच्चा क्या करता है, जैसे आप बोर्ड पर लिखते हैं घर, तो बच्चा उसके हुर्फ को नहीं पढ़ेगा बल्कि पूरा वर्ड पढ़ेगा, पूरा लफ्ज़ पढ़ेगा और उसका तलफ़्फ़ुज़ करना सीख जाता है और बाद में हुर्फ का सीखता है। इस तरीक़े में इब्तिदाई से ऐसे जुमले सिखाए जाते हैं जो इनके उस समझ में आ सके और बाद में लफ्ज़ों की तरमीम और इजाफ़ा किया जाता है। बाद में इसके लफ्ज़ को तरमीम करते हैं, घटाते हैं और इसका इजाफ़ा करते हुए दो सेंटेंसेस या उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। जैसे मैं एक जुमला कहूँगा, अहमद घर जा रहा है, ये एक जुमला है। इस जुमले में कई लफ्ज़ हैं, अहमद घर जा रहा है। अब यहाँ पर हम इजाफ़ा कर सकते हैं, अहमद स्कूल के बाद घर जा रहा है। स्कूल का इजाफ़ा किया हमने, स्कूल के बजाय हम अहमद को निकाल कर दूसरा नाम ले सकते हैं या दूसरे दो और नाम ले सकते हैं, जैसे राशिद और सलमान दोनों घर जा रहे हैं। इस तरह से बच्चों को एक मुकम्मल जुमला, लफ्ज़ से जुमला होता है, वो जुमले में इजाफ़ा किया जा सकता है और अल्फाज सूरत और आवाज़ में एकसां होते हैं। अल्फाज सूरत और आवाज़ में एकसां होते हैं, उनके मुकाबिल तक़ाबुल किया जाता है, उनका मुकाबला या तक़ाबुल किया जाता है। फिर ये तरीक़ा मालूम से नामालूम की तरफ यानी तालीमी उसूल पर मबनी है। ये
ये तरीक़ा किस पर मबनी है, ऐसे सवालात आ सकता है। ये मालूम से ना मालूम। देखिए बच्चे को हर चीज़ मालूम है, स्कूल मालूम है, लफ्ज़ मालूम है, अहमद मालूम है, राशिद लिखना मालूम है, लफ्ज़ को जोड़कर जुमला बनाना जानता है। तो ये मालूम वाली चीज़ों से नामालूम वाली चीज़ें की तरफ होता है। इस तरीक़े में लफ्ज़ लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसके हुर्फ़ को तहलील कर कर बताया जाता है। आइए नाज़रीन, इम्तिहानात के मद्देनज़र इसमें किस तरह के सवालात आ सकते हैं, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। इम्तिहान के मुमकिन सवालात क्या हो सकते हैं। तो पहला सवाल हो सकता है, किस तरीक़े तदरीस को लफ्ज़ी तरीक़े तदरीस कहा जाता है। सवाल क्या है, देखिए, किस तरीक़े तदरीस को लफ्ज़ी तदरीसी तरीक़ा कहा जाता है। दूसरा सवाल है, मौलिम कमरे जमात में तख्ते सियाह पर चंद अल्फाज लिखकर इनको पढ़ना लिखना सिखाता है। ये तरीक़ा तदरीस डैश कहलाता है। क्या है, देखिए, मौलिम कमरे जमात में चंद अल्फाज लिखता है और इसकी तदरीस करता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मौलिम किस तरीक़े तदरीस पर कमरे जमात की तुलबा की रहनुमाई कर रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तदरीसी तरीक़ा है देखो और बोलो का। ये तदरीसी तरीक़ा है देखो और बोलो का। आइए, तुलबा लफ्ज़ को देखते ही पहचानने और तलफ़्फ़ुज़ अदा करने लगते हैं। ये तरीक़ा डैश कहलाता है। लफ्ज़ को देखते ही, बच्चा जैसे मौलिम ने लिख दिया बोर्ड पे, तुलबा उसको देखते हैं और कहने लगते हैं। इस तरीक़े को क्या कहते हैं, ये सवाल आ सकता है। देखो और बोलो का तरीक़े से डैश से डैश के उसूल पर मबनी होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल है, देखिए, देखो और बोलो का तरीक़े तदरीस उर्दू में डैश से डैश पर, यानी कि मालूम से नामालूम पर मुनहसर होता है। मालूम क्या चीज़ें हैं हमको, कुर्सी लिखना मालूम है, और चेयर, कुर्सी, टेबल, या जानवरों के नाम बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये मालूम चीज़ें हैं। इनको लिखना और इनके हुर्फ़ को लिखना, लफ्ज़ को लिखना, ये उसकी नामालूम चीज़ें हैं। ये मालूम से नामालूम की तरफ वाला तरीक़ा है। आइए, इसके बाद और एक सवाल आ सकता है, जुमलों से अल्फाज और अल्फाज से हुर्फ़ की तरमीम और इजाफ़ा में तरीक़े तदरीस में मुमकिन है। इस तरीक़े तदरीस में मुमकिन है। क्या क्या है, देखिए, जुमलों से अल्फाज, अल्फाज से हुर्फ़ किस तरीक़े तदरीस में मुमकिन है, ये सवाल आ सकता है। तो आपको जिसका जवाब देना है, देखो और बोलो वाला तरीक़ा, जहाँ पर जुमले होते हैं, जुमले लफ्ज़ पर मुनहसर होते हैं, लफ्ज़ हुर्फ़ पर मुनहसर होते हैं। इस तरह से ये सवालात इम्तिहान के मद्देनज़र आ सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। इस तदरीसी तरीक़े में और मज़ीद कौन से तरीक़े हैं जो उर्दू की तदरीस के लिए बेहतरीन और नुमाइंदा हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा तरीक़ा मुनासिब होए। आइए, कहानी का तरीक़ा। नाज़रीन, आपको ये नाम, ये वर्ड सुनते ही पता चल जाता है कि कहानी का तरीक़ा क्या है। कहानी हर एक शख्स के लिए, मैं तो कहता हूँ तुलबा ही नहीं, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े बड़े भी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। और आजकल के दौर में कहानी को टीवी पर एक एपिसोड के तौर में पेश किया जाता है। तो ये हर एक का पसंदीदा तरीक़ा है। एक ज़बान की तदरीस में कहानी को पेश करना उसकी तदरीस का एक बेहतरीन नमूना है। आइए, इस तरीक़े तदरीस पर किस तरह, इसकी खूबी क्या है, इसकी ख़ामियाँ क्या हो सकती हैं, फिर इसका मौज़ू तदरीस के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस पर एक नज़र डालते हैं। ये तरीक़ा भी तहलीली तरीक़ा है। कहानी के तरीक़े को हम तरीक़े तहलीली भी कहते हैं। इसमें जुमले के तरीक़े को एक कदम और आगे बढ़कर पढ़ाया जाता है। यानी जुमला वाला जो तरीक़ा था, बोलो, देखो और बोलो वाला जो तरीक़ा था, ये उससे एक कदम आगे वाला तरीक़ा है। इसमें हम पूरी कहानी को पढ़ाया जाता, पेश करते हैं। मौलवी कहानी को बोर्ड पर लिख देता है या चार्ट पर तैयार कर लेता है, इसके बाद इसको पेश करता है।
पढ़ाने सिखाने के लिए जुमलों के बजाय कहानी से इब्तिदा की जाती है। हम एक कहानी से इसकी इब्तिदा करते हैं। इसके हामियों का ख्याल है कि बच्चे को कहानी सुनाने का मकसद इसके पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना है। बच्चे को कहानी अगर आप कहते हैं कि आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे, तो बच्चे उस तरफ कम कंसंट्रेट करते हैं, उस तरफ कम ध्यान देते हैं। तो तदरीस को बेहतर बनाने के लिए हम एक नए सबक के बजाय एक नई कहानी आपको हमने पेश करनी है। अगर इस तरह के वर्ड्स हमने क्लास में लेते हैं या शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए मौलिम के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो आइए, इसमें क्या होता है कि कहानी से हम जुमला पढ़ाई शुरू करते हैं, तदरीस का अमल शुरू करते हैं। इसके हामियों का ख्याल है कि बच्चे को कहानी सुनाने का मकसद इसके पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना है। इस तरीक़े में मुदर्रिस का काम ये होता है कि वो कहानी को तख्तिसिया या मुखव्वे पर लिखे। मौलिम का काम क्या है इसमें? वो पूरी कहानी को तख्तिसिया पर लिखे या मुखव्वे पर लिख कर ला ले। इसके बाद क्या है, लिखें और सुनाते वक्त उंगलियों को और लफ्ज़ पर फेरता जाए। देखिए, हमारा काम है कहानी सुनाना ही नहीं, लिखना ही नहीं, बल्कि लफ्ज़ पर उंगलियों को फिराना है ताकि वो हुर्फ, वो लफ्ज़ बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए, फेरता जाए और कई बार ये अमल दोहराए हत्ता कि बच्चा कहानी और तहरीर में रब्त पैदा कर सके। देखिए, हम कहानी कहते हैं, कहानी की तरह ना कहा जाए, बल्कि कहानी कहते हुए लफ्ज़ पर उंगलियां फिराई जाएं ताकि बच्चे को वो कहानी और लफ्ज़ पर दोनों पर एक रब्त पैदा हो जाए और आखिरकार आसानी के साथ कहानी को दोहरा सके। कई बार ये अमल दोहराया जाने के बाद एक एक जुमले लेकर जुमलेदारी के तरीक़े पर इबारत और माने में मुखातिबत पैदा की जाए। अब होता क्या है कि वो एक बार जो जुमला होता है उसको कई बार दोहराए ताकि उसके अंदर मुखातिबत आ जाए और आखिर में लफ्ज़ों और फिर इसके आखिर में हुर्फ की शनाख्त की जाए। आखिरी काम होता है लफ्ज़ को कहना, फिर उसके आखिर में हुर्फ को कहना। आइए नाज़रीन, अब इसके तहत कहानी के तरीक़ा, ये तरीक़ा भी तहलीली तरीक़ा है। इसमें जुमले को तहलील करते हुए, जुमले को पेश करते हुए इसकी तदरीस की जाती है। आइए, किस तरह के सवालात इम्तिहानात के मद्देनज़र आ सकते हैं, इसमें ये देखें कि पहला सवाल ये बन सकता है, मौल्लिम उर्दू की तदरीस में कहानी को तख्तिसिया या मुखव्वे पर लिख कर सुनाता है, ये तरीक़ा तदरीस कौन सा है? सवाल कैसे आ सकता है? देखिए, मौल्लिम तख्तिसिया पर या मुखव्वे पर पूरी कहानी लिखता है और इसको पेश करता है, ये तदरीसी तरीक़ा कौन सा है? ये सवाल आ सकता है। दूसरा है, डैश तरीक़े से जुमले की इबारत और माने में मुखातिबत पैदा की जाती है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि डैश तरीक़ा, ABC बिट्स होंगे उसके, आपको आंसर करना है कि कौन से तरीक़ा है जिसमें इबारत, जुमले की इबारत और माने में मुखातिबत की जाती है। तो इस तरह के सवालात इम्तिहानात के मद्देनज़र पूछे जा सकते हैं। आइए, अब हम स्लाइड 5 पर जाते हैं। ये तदरीसी तरीक़ा मखलूत तरीक़ा है। मखलूत तदरीसी तरीक़े उर्दू पढ़ने सिखाने के लिए कोई एक तरीक़ा मुक़र्रर नहीं है। मखलूत, इसके माने ख़ुद आप देखें तो ये निकलते हैं कि वो मौल्लिम अपनी कमरे जमात और तुलबा को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़हनी सलाहियत, उनकी उम्र और उनका रुझान को मद्देनज़र रखते हुए एक तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तरीक़ा है, ये तरीक़ा कोई 2 या 4 या 5 नहीं, बल्कि मुदर्रिसीन और बच्चे अपने तरीक़े हो सकते हैं। हर मुदर्रिस ऐसे अपने तरीक़े पर इस्तेमाल कर सकता है। एक मुदर्रिस एक तरीक़े से खातिर ख्वाह तालीम दे सकता है, तो दूसरा मौल्लिम उस तरीक़े को अपनाकर अपनी क्लास में खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सकता। इस तरह से इस मुनासिबत से मौल्लिम को चाहिए कि वो
अपना एक मखलूत तदरीसी तरीक़ा अपनाएं। दूसरे बच्चे कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करना ज़रूरी नहीं होता। ये मुमकिन है कि एक ही तरीक़े से तालीम दी जाए, क्योंकि हर तरीक़े के कुछ न कुछ महसिन और मायब ज़रूर होते हैं, यानी कि कुछ ख़ामियाँ होती हैं और कुछ खूबियाँ होती हैं। इसके लिए एक समझदार मुदर्रिस वही होता है जो हर तरीक़े की अच्छी बातों को लेकर मखलूक तरीक़े से तालीम देता हो। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मौलिम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो कौन सा तरीक़ा उन तुलबा के हिसाब से ले और इस्तेमाल करे, और ये एक तरीक़े अमलन मुफीद साबित होता है, चूँकि इस तरीक़े में हर तरीक़े से खूबियाँ अक्स की जाती हैं, हर तरीक़े से खूबियाँ अक्स की जाती हैं और नक़ाइस को तर्क कर दिया जाता है। इस तरीक़े को इंतख़ाबी तरीक़ा भी कहते हैं। आइए अब हम इस बात पर करें कि मखलूत तरीक़ा क्या है। मखलूत तरीक़ा एक ऐसा तरीक़ा है, मौलिम अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए एक तरीक़ा अपनाता है ताकि तदरीस मौसर हो। कोई एक तरीक़े पर उस 1 घंटे या 45 मिनट की क्लास को मुकम्मिल करना नामुमकिन होता है, तब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे तरीक़ों को मिलाकर, 1 या 2 तरीक़ों को मिलाकर तदरीस करता है, तुलबा की रहनुमाई करता है, उनको पढ़ना सिखाता है। तो ये तरीक़ा कहलाता है इंतख़ाबी तरीक़ा या तदरीसी मखलूत तदरीसी तरीक़ा। आइए नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मखलूत तदरीसी तरीक़े पर इम्तिहानात के मद्देनज़र किस तरह के सवालात आ सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिम अपनी ज़रूरत और तुलबा को मद्देनज़र रखते हुए चंद मखसूस तरीक़ों को अपना कर कमरे जमात में तदरीस करता है, तो बतलाइए कि ये कौन सा तरीक़ा है। तो इस तरह का एक सवाल आ सकता है। दूसरा है, देखिए मखलूत तरीक़े का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, मखलूत तरीक़े का दूसरा नाम है इंतख़ाब। क्यों इंतख़ाब कहते हैं? क्योंकि मौलिम के पास चॉइस है, कई चीज़ों का चॉइस है। वो कोई भी एक मेथड को अपना सकता है तदरीस के लिए। तो यहाँ पर वो एक से ज़ायद तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको हम इंतख़ाबी तदरीसी तरीक़ा कहते हैं। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। उर्दू में और कौन से तरीक़े हैं जो तदरीस के लिए मौजू बन सकते हैं, तदरीस के लिए ज़रूरी हैं और कारआमद हैं। स्लाइड 6 पर जाते हैं हम। इसमें माहिर तालीम मिस स्टोनसन का तरीक़ा है। मिस स्टोनसन जो माहिर तालीम हैं, इन्होंने तदरीस के तरीक़ों पर रिसर्च की है और कुतुब लिखे हैं। इन्होंने बहुत से तरीक़े अपनाते हुए बच्चों में खूबियाँ और ख़ामियों को पता चला है। कौन सा तरीक़ा तुलबा की उम्र के लिहाज से मौजू हो सकता है, इस पर इन्होंने बहुत सा काम किया है। आइए, मिस स्टोवेंसन अमेरिका की बड़ी मशहूर मौलिमा हैं। इन्होंने क़िस्सा-ए-वारी तरीक़े की बड़ी हिमायत की है। देखिए, कहानी का तरीक़ा हमने पढ़ा है, अब है ये क़िस्से-वारी। क़िस्सा कहानी की एक शक्ल है। हम एक मौजू को एक क़िस्से के तौर पर तुलबा में पेश करके उर्दू ज़बान या किसी भी ज़बान को अच्छी तरह तदरीस पहुंचा सकते हैं। लेकिन दरहकीकत वो मखलूत तरीक़े की हामी थी। इनको भी मखलूत तरीक़ा, यानी कि देखिए माहिर तालीम ये कहते हैं कि तुलबा की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही पढ़ाना वो बेहतरीन तरीक़े तदरीस है। तो ये मखलूत तरीक़े को पसंद करती थी जिसकी इब्तिदा क़िस्से से होती है। अब यहाँ पर उन्होंने एक क़िस्से में मखलूत तरीक़े को एक क़िस्से के तौर पर पेश करते हुए तदरीस करती हैं, लेकिन वो किसी तरीक़े की पाबंद नहीं, बल्कि वक्त ज़रूरत हर तरीक़े से काम लेते हुए और कामयाबी हासिल करती थी। मिस स्टोवेंसन का दावा है कि मखलूत तरीक़े से कम 6 हफ़्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों में बच्चा पढ़ना सीख सकता है। आइए, इसमें 6 हफ़्ते और 4 माह
का ज़िक्र करती हैं। वो ये कहती हैं कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए मखलूत तरीक़े अगर अपनाए जाएँ तो 6 हफ़्ते में वो बच्चा ज़बान को सीख सकता है या 4 महीनों में कंप्लीट ज़बान सीख सकता है। मिस स्टीवेंसन के इस तजुर्बे पर, उनकी तहक़ीक़ की बुनियाद पर क़िस्सेवारी तरीक़ा जो है आमतौर पर हमारी उर्दू में भी राइज है, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। आइए नाज़रीन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसका प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा का तरीक़ा, इस पर भी सवालात आते हैं। तो ये प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा उर्दू की किस तरीक़े की हिमायत करते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। सज्जाद मिर्ज़ा ने भी कई तरीक़ों को सलीक़े से एकजा करके एक तरीक़े तजवीज़ किया है। मिर्ज़ा साहब ने अपने तदरीसी दौर में कई तरीक़ों को मिलाकर एक तरीक़ा बनाया और तुलबा की तदरीस की। दरअसल ये भी मखलूत तरीक़ा ही है, एक मखलूत तरीक़े की दूसरी शक्ल है। इसमें कई तरीक़ों के बेहतरीन उसूल लिए गए। इसमें क्या किए गए हैं, बेहतरीन उसूल को अपनाया गया, जिसमें देखो और बोलो का तरीक़ा भी है, सूती तरीक़ा है, तरकीबी तरीक़ा, लफ्ज़ साजी के उसूल, पढ़ो और लिखो का तरीक़ा, सभी तरीक़ों से बेहतरीन उसूल को अपनाए गए और ये इस तरीक़े को बनाए, इस तरीक़े पर तदरीस की गई। तो आपको सवालात आ सकते हैं मिस स्टीवेंसन के तरीक़े पर और मिर्ज़ा सज्जाद मिर्ज़ा के तरीक़े पर। तो किस तरह के सवालात आ सकते हैं, आप इस पर थोड़ा नज़र डालें। वह कौन सी मशहूर अमरीकी मौलिमा हैं जिन्होंने क़िस्सेवारी तदरीस को क़िस्सेवारी तौर पर पेश करने का नज़रिया पेश किया? ये सवाल आ सकता है, तो इसका जवाब आपको देना होगा मिस स्टीवेंसन। दूसरा हो सकता है कि पढ़ाने के दरमियान मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अपनाना और मखलूत तरीक़े की हिमायत करने वाली वो अमरीकी माहिरीन कौन हैं, तो अब उस वक्त भी मिस स्टीवेंसन का नाम लिख सकते हैं। फिर कामयाबी हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीक़ा कौन सा हो सकता है और आसान तरीक़े से कोई भी ज़बान, देखिए उर्दू ही नहीं बल्कि कोई भी ज़बान, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी या फ़ारसी, अरबी, कोई भी ज़बान सीखने के लिए ये आम तौर पर सवाल पूछा जाता है कि कितने महीनों में ये ज़बान सीखी जा सकती है, कितने महीने, कितने साल, कितने दिन लग सकते हैं। तो एक अच्छा तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं मिस स्टीवेंसन के नज़रिए पर वो ये है कि 6 हफ़्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों में हमने एक ज़बान को इस तरीक़े से सीख सकते हैं। आइए प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा पर किस तरह के सवाल आ सकते हैं। सज्जाद मिर्ज़ा ने कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया है तदरीस के लिए? अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मखलूत तरीक़े इस्तेमाल करते हुए तदरीस की है। दूसरा हो सकता है तरकीबी तरीक़ा, लफ्ज़ साजी का तरीक़ा, सूती तरीक़ा और पढ़ो और लिखो का तरीक़े को अपनाकर सज्जाद मिर्ज़ा ने उर्दू की तदरीस को बेहतरीन उसूल तरतीब दिए हैं, उर्दू की तदरीस में बेहतरीन उसूल तरतीब दिए हैं। स्लाइड 7 पर पहुँचते हैं हम। आइए, स्लाइड 7 आपके स्क्रीन पर है, इस पर गौर करें। हम उसूल किए गए हैं, इस तरीक़े पर उर्दू पढ़ाई जाए तो बच्चा बहुत जल्द पढ़ना लिखना सीखता है। सज्जाद मिर्ज़ा के तरीक़े पर अगर उर्दू पढ़ाई जाए तो बहुत आसानी के साथ बच्चा उर्दू पढ़ना लिखना सीखता है। न सिर्फ उर्दू बल्कि हर ज़बान के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कभी इम्कान है कि दूसरे तरीक़ों के मुकाबिल में इस तरीक़े से तालीम देने में चौथाई वक्त में बच्चा सीख जाता है। देखिए, चौथाई वक्त का ज़िक्र किया गया है, यानी कि अगर 1 महीने में कोई आदमी एक काम सीखता है तो उसका चौथाई वक्त 7 दिन 8 दिन के अंदर वो काम को कर सकता है या सीख सकता है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखना सिखाने के अहम तरीक़े, लिखना सिखाने के अहम तरीक़े, इस पर यह तदरीस में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पढ़ना के बारे में सीखा है, अब लिखना सीखने के ताल्लुक़ से देखते हैं तो पिस्तालूज़ी का तरकीबी तरीक़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास पिस्तालूज़ी का तरकीबी तरीक़ा।
सेकेंड वन है मॉन्टेसरी का तरीक़ा, मॉन्टेसरी का तरीक़ा। थर्ड वन है पढ़ो और लिखो का तरीक़ा। आइए हम इनकी वजाहत करते चलें और ये देखें कि किस तरह के सवालात इम्तिहानात के मद्देनज़र आ सकते हैं। तो पहले हम नज़र डालते हैं पिस्तालोज़ी का तरकीबी तरीक़ा। पिस्तालोज़ी ने तहरीर को तहलील करके ये साबित किया कि जितने हुर्फ़ हैं वो चंद ख़ुतूत से मुरक्कब होते हैं। पिस्तालोज़ी वो सबसे पहले माहिर तालीम थे जिन्होंने हुर्फ़ को तहलील किया और हुर्फ़ कैसे बनते हैं, किन ख़ुतूत से बनते हैं, किस तरह की लकीरों से मिलकर हुर्फ़ बनते हैं, जैसे ख़त मुस्तक़ीम, दायरा, नीम दायरा, वो ख़त मुनहनी वग़ैरह। इसलिए पिस्तालोज़ी का ये ख़्याल है कि लिखना सिखाने से क़ब्ल तुलबा को मुख्तलिफ़ क़िस्म के ख़ुतूत और लकीरों की मश्क़ करवाई जाए। आपने देखा होगा कि इब्तिदाई दौर में जब बच्चों को लिखाया जाता है तो उनको हमने आड़ी लकीरें, खड़ी लकीरें, दायरे बनाना, आधा दायरा, नुक्ता और स्लाइंटिंग लाइंस जिसे कहते हैं हम, और दायरे जिसे कहते हैं, निफ्स दायरा जिसे कहते हैं, ऐसे ख़ुतूत को लिखाते हैं ताकि बच्चे को ये ख़ुतूत लिखने के बाद हुर्फ़ का बनना कैसे होता है ये लिखा जाए। तो आपको इम्तिहान के मद्देनज़र ये सवाल आ सकता है कि पिस्तालोज़ी ने हुर्फ़ की तरकीब के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा। तो आप लिख सकते हैं उन्होंने ख़ुतूत को मद्देनज़र रखा, ख़त मुस्तक़ीम को मद्देनज़र रखा, दायरे और नीम दायरे को मद्देनज़र रखा, मुनहनी को मद्देनज़र रखा। यानी हुर्फ़ के बनने के लिए ख़त की ज़रूरत हो सकती है, ख़त मुस्तक़ीम की ज़रूरत हो सकती है, दायरे की ज़रूरत हो सकती है, नीम दायरा, नुक्ता वग़ैरह वग़ैरह या मुनहनियों की ज़रूरत हो सकती है। तो बच्चे को इस पर मश्क़ कराई जाए और इस तरह के सवालात इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। आइए स्लाइड 8 पर पहुँचते हैं। इसमें हमने एक मिसाल दी है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखें आप, यहाँ पर खड़ी लकीर, आड़ी लकीर और गिरती हुई लकीर, बारिश की तरह गिरती हुई लकीर, स्लाइंट लाइन जिसे कहते हैं, और निफ्स दायरा, दायरा, नुक्ता और कुछ अशकाल जो तारे नुमा होते हैं वो बनाना और उसका सिखाना। ये पिस्तालोज़ी का तरीक़े तदरीस था लिखने के लिए। पिस्तालोज़ी का ख़्याल है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लकीरों की मश्क़ से उंगलियों और पट्ठों की वर्जिश होती है। बच्चों को हुर्फ़ डायरेक्ट सिखाने से बेहतर है कि उनको मश्क़ करने की, उनको प्रैक्टिस जिसे कहते हैं हम, मश्क़ करने की आदत के लिए हम उनको लकीरें बनाना सिखाएं। जब वो बच्चा लकीरें बनाना सीखता है तो उसकी उंगलियों में पुख्तगी आती है, उसकी पट्ठों में पुख्तगी आती है, वो पेंसिल को पकड़कर हुर्फ़ बनाने का बेहतरीन तरीक़े सीखता है। इस तरह जब लकीरों को मश्क़ की जाती है तो इन ख़ुतूत और लकीरों को जोड़कर मुख्तलिफ़ क़िस्म के हुर्फ़ बनाए कर मश्क़ करवाई जानी चाहिए। इस तरीक़े से बच्चा जल्द लिखना सीखता है। इस तरीक़े में इस बात का ख़्याल रखा जाता चाहिए कि पहले मुफ़र्रिद हुर्फ़ सिखाए जाएं और जब तुलबा हुर्फ़ की शक्ल बनाने के काबिल हो जाएं तब इन्हें हुर्फ़ को जोड़ सिखाए जाएं, इसके बाद लिखने की मश्क़ कराई जाए। आइए अब हमने जैसे कि पिस्तालोज़ी ने कहा था उस पर देखें। तो यहाँ पर पहले हम हुर्फ़, मुफ़र्रिद हुर्फ़ को सीखते हैं। मुफ़र्रिद हुर्फ़ होते हैं वो जो सादे होते हैं, जैसे अलीफ़ है, बा, बे है, ते है, ऐसे सिंगल मुफ़र्रिद हुर्फ़ लिखना सीखता है बच्चा। इसमें वो दायरा कब आया, नुक्ता कब आया, मुकम्मिल दायरा कब आया, खड़ी लकीर कब आई, आड़ी लकीर किस वक्त ले गई, और निफ्स दायरा या नुक्ता, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हुर्फ़ को लिखता है तो उसके दिमाग में ये हुर्फ़ अच्छी तरह नक्श किया जाता है और उसकी मश्क़ कराई जाती है, तब उसके हाथ उस पुख्तगी को पहुँच जाते हैं। आइए दूसरा है मॉन्टेसरी का तरीक़ा। मॉन्टेसरी का तरीक़ा हिस्सी उसूल पर मबनी है। हिस्सी उसूल इंसान की फ़ितरत, इंसान की फ़ितरत क्या होती है
उस पर मुनहसर होता है। इस तरीक़े में लकड़ी या बारीक रेगमाल के टुकड़े काटकर हुर्फ बनाए जाते हैं। आपने प्राइमरी लेवल या प्री प्राइमरी लेवल पर देखा होगा कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़ों पर हुर्फ बने होते हैं, अलीफ बे ते से या ABCD या आ ई ई हिंदी के और तेलुगु के, ये लकड़ी के टुकड़ों पर बने होते हैं। ये इसलिए बने होते हैं, वो बच्चा उस शक्ल को देखता है, उस पर हाथ फिराता है तो वो लेटर को पहचानता है। सीधी लकीर जब देखता है, वो सीधी लकीर पर हाथ फिराता है तो उसको अलीफ और बा नुक्ते को समझता है, ता ऊपर 2 नुक्ते समझता है। इस तरह से लकड़ी की बने हुए तरीक़ों से सीखना मॉन्टेसरी का तरीक़ा कहलाता है। और तुलबा को हिदायत दी जाती है कि वो उस पर बार बार मश्क करते जाएं। जब वो लेटर को बोलता है, उस पर मश्क करता है तो लिखने में उसकी सहूलत होती है। बार बार हाथ फेरने से तुलबा के दिमाग पर उस हुर्फ की शनाख्त हो जाती है, अच्छी तरह उसको ये समझ आ जाता है कि ये हुर्फ ये आवाज़ देता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। आइए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड 8 पर। स्लाइड 8 से आइए अब हम स्लाइड 9 पर जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मॉन्टेसरी में हुर्फ की शक्ल दिमाग पर मुरतसिम हो जाती है और वो इस तरीक़े से लिखने लगते हैं। लेकिन ये तरीक़ा सिर्फ़ इटालियन ज़बान के लिए ही मौजू हो सकता था। अब ये क्योंकि मॉन्टेसरी वहाँ के माहिर तालीम हैं, उन्होंने अपने एक मुल्क के तुलबा के लिए लिया है, लेकिन हमारे मुल्क में भी हमने मुख्तलिफ़ ज़बान पर हुर्फ को बनाने वाले लकड़ी के टुकड़ों को कट किया है, कट करते हैं। और आज भी हमारे स्कूल पर यह तरीक़ा राइज है, क्योंकि इसमें हुर्फ के जोड़ नहीं होते। उर्दू में हुर्फ सिखाने के लिए तरीक़ा उतना मुनासिब व मौजू नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ सालिम हुर्फ ही सिखाए जा सकते हैं। इस तरीक़े से लिखना सिखाना हो तो सालिम हुर्फ, उनकी बदली हुई शक्लें लकड़ी या रेगमाल से काट ली जाती हैं और फिर हाथ फेरने के मौका दिया जाता है। अब यहाँ पर मिट्टी की शक्ल बनाई जाती है या मिट्टी या रेत में हुर्फ बनाए जाते हैं। हमारे पास गांव के मदरसों में तुलबा को जो है मिट्टी पर हुर्फ लिखना और मिट्टी पर हुर्फ बनाना या रेत पर हुर्फ बनाना सिखाते हैं। ये एक तरीक़ा है जहाँ पर बच्चा क्या है, आसानी से वो मेट सकता है, बार बार मश्क कर सकता है। तो ये तरीक़े को हम मॉन्टेसरी तरीक़ा भी कहते हैं, क्योंकि लकड़ी के बजाय मिट्टी या रेत का इस्तेमाल करते हुए बच्चा उस हुर्फ को रेत पर बनाता और मेटता है, जिसकी वजह से ये हुर्फ बच्चे के दिमाग पर मुरतसिम हो जाता है। आइए इसके बाद पढ़ो और लिखो का तरीक़ा। पढ़ो और लिखो के तरीक़े में तुलबा को पढ़ो और लिखो के तरीक़े से भी लिखना सिखाया जाता है। इस तरीक़े में तुलबा को दिलचस्प क़िस्से और कहानियों पढ़ने के लिए दी जाती हैं और इससे कहानियों से आसान और आम फहम अल्फाज और पेचीदा अल्फाज को निकाल कर लिखवाए जाते हैं। पहले तो इनको पढ़ने के लिए कहानी या कॉमिक्स जिसे कहते हैं वो बुक्स दी जाती हैं तुलबा की सहूलतों के हिसाब से। इसके बाद इनको ये कहा जाता है कि इसमें मुश्किल अल्फाज को ढूंढें, लिखें। इस तरह से तालिब इल्म पहले पढ़ता है, फिर उन मुश्किल अल्फाज को ख़ुद से सोचकर उसमें से निकालता है और उनकी लिखने की प्रैक्टिस करता है। इस तरीक़े में पहले क़िस्से, फिर जुमले और इसके बाद लफ्ज़ सिखाए जाते हैं और अल्फाज के बाद हुर्फ सिखाए जाते हैं। ये तरीक़ा कुल से जुज़ की तरफ के उसूल पर मबनी है। ये कुल यानी क़िस्सा पढ़ा दिया गया, किताब दे दी गई, उसके बाद एक जुज़ जो है उसको हार्ड वर्ड्स को लिखना, फिर उसके बाद हुर्फ को पहचानना, ये तरीक़ा होता है। ये कुल से जुज़ की तरफ है। आइए अब हम पढ़ो और लिखो का तरीक़ा। पढ़ो और लिखो के तरीक़े, तुलबा पढ़ो और लिखो के तरीक़े से भी लिखना सीख जाता है। इस तरीक़े में तुलबा को दिलचस्प क़िस्से और कहानियाँ पढ़ने के लिए दी जाती हैं
और इन क़िस्सों को और कहानियों में आसान और आम फ़हम अल्फाज जो ज़्यादा पेचीदा हो तुलबा से लिखवाए जाते हैं। इस तरीक़े में पहले क़िस्से, फिर जुमले और बाद लफ्ज़ सिखाए जाते हैं और अल्फाज के बाद हुर्फ़ सिखाए जाते हैं। ये तरीक़ा कुल से जुज़ की तरफ के उसूल पर मबनी है। आइए यहाँ पर पढ़ो और लिखो का तरीक़ा दिया गया है, इस तरीक़े पर किस तरह के सवालात आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सवाल बन सकता है, वो सवाल ये है कि लिखना सिखाना पढ़ो के तरीक़े पर, पढ़ो और लिखो के तरीक़े पर लिखना सिखाना में क्या लिखा जा सकता है। तो पहले एक दरसी कुतुब दी जाती है या एक किस्से कहानी की कुतुब दी जाती है, फिर उसमें से हार्ड वर्ड लिखाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिम ने तुलबा को कुछ किताबें दी, उसको पढ़ने को कहा, फिर उसके हार्ड वर्ड्स को लिखने के लिए कहा। तो बताइए कि ये कौन सा तरीक़ा है। तो इस तरीक़े को कहते हैं पढ़ो और लिखो का तरीक़ा। बच्चा पढ़ेगा, हार्ड वर्ड की तलाश करेगा, फिर उसको लिख देगा। तो इसके बाद हमने ये क़िस्से कहानियों पर मुश्तमिल होती हैं, तो क़िस्सा बच्चा आसानी से पढ़ता है, कहानियाँ आसानी से पढ़ता है। ये बहुत ही आसान तरीक़े से बच्चे में दिलचस्पी पैदा करने के लिए सीखने और सिखाने या लिखने और पढ़ने के लिए दिया जाने वाला तरीक़ा है। इसके बाद हमने लफ्ज़ के बाद हुर्फ़, पहले जुमले, फिर उसके बाद लफ्ज़, फिर उसके बाद हुर्फ़ आते हैं। ये कुल से जुज़ की तरफ का तरीक़ा है। तो एक सवाल आ सकता है इम्तिहानात के मद्देनज़र, तो आप इस बात को मद्देनज़र रखेंगे पढ़ो और लिखो का तरीक़ा मेथड्स के अंदर तदरीस की तरीक़ों पर और जुज़ियत पर कुल से जुज़ की तरफ है। कुल यानी कि एक कहानी पूरी की मुकम्मिल कहानी, मुकम्मिल क़िस्सा, मुकम्मिल जुमले। उसके बाद बच्चा जुमले से लफ्ज़ की तरफ आना, मुश्किल लफ्ज़ को लिखना, मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ना, फिर उसके बाद उसमें आने वाले हुर्फ़ की निशानदही करना, ये शामिल होता है। तो ये सवाल आ सकता है कि कुल से जुज़ की तरफ पर तदरीसी तरीक़ा कौन सा है जो लिखने में माऊन साबित हो। तो आपका जवाब है पढ़ो और लिखो का तरीक़ा। आइए अब हम तदरीस के तरीक़े ये हैं। अब उर्दू ज़बान की तदरीस के लिए और कौन से वो तरीक़े हैं जो उर्दू को फ़रोग़ देने में कमरे जमात में तुलबा को समझाने के लिए मौजू बनते हैं। तो इसमें हैं तदरीस के कई एक तरीक़े हैं जिनमें हस्ब ज़ेल चंद तरीक़े आपके लिए पेश किए जा रहे हैं जो बहुत मानूस तरीक़े हैं और आम तौर पर हर मौल्लिम इनको अपने कमरे जमात में इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हम लेक्चर मेथड पर डालते हैं। लेक्चर मेथड इंग्लिश का वर्ड है, लेक्चर मेथड। उर्दू में इसको बयानिया कहते हैं। देखिए आपको उर्दू में सवाल पूछा जा सकता है कि लेक्चर मेथड को डैश भी कहा जाता है, डैश मेथड भी कहा जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए बयानिया मेथड। बयानिया इसके जुमले से, ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि तदरीस को बयान की जाए, तदरीस को बोला जाए, उसको ज़बान से अदा किया जाए। ये हो गया बयानिया लेक्चर मेथड। ये तरीक़े तदरीस मदरसे के तुलबा के लिए मौजू नहीं। यहाँ पे मदरसे के तुलबा के लिए हम इसलिए मौजू नहीं कहते हैं क्योंकि मवाद को ज़बान से अदा करने पर तालिब इल्म उसको कहाँ तक सुनता है, किस हद तक उन अल्फाज को, उसके मौजू को जज़्ब करता है, ये डिपेंड करता है। तो छोटे तुलबा कहानियाँ ये लेक्चर मेथड पर पहुंचकर उतना मौजू तौर पर नहीं समझ सकते, लेक्चर मेथड को उतना फॉलो नहीं करते। ये आला जमातों के लिए जैसे कि इंटर है, डिग्री है, एमफिल, पीएचडी वगैरह के लिए या लेक्चर टाइप मेथड के लिए बहुत सारे तुलबा के लिए एक लेक्चर दिया जाता है। जिस मौजू को पेश करना हो उस पर ये कारआमद साबित होता है। मदरसे के तुलबा जो छोटे होते हैं, जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, उसके बाद 8-9 तक आते हैं, उनके लिए ये तरीक़ा इतना ज़्यादा मौजू नहीं है। इसमें मौल्लिम चुस्त और तुलबा
सुस्त होते हैं। ये सवाल हमेशा इम्तिहानात में पूछा गया है। वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें मौलिम चुस्त एक्टिव, टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव यानी कि सुस्त होते हैं। एक्टिव पैसिव, ये कौन सा तरीक़ा है? तो आपका जवाब होना चाहिए लेक्चर मेथड या बयानिया जुमला। इस तरह से तुलबा मौलिम चुस्त होता है इस तरीक़े में और तुलबा सुस्त होते हैं, यानी कि वो खामोश सुनते हैं, वो सिर्फ़ एक हिस्से काम ले रहे हैं। सुनना कान का एक अमल है, कान के ज़रिए होने वाला अमल है, तो ये एक हिस्सा कान का काम होता है। तुलबा में देर तक लेक्चर सुनने की सलाहियत नहीं होती और देखें कि तुलबा जो है ख़ामोशी से एक लेक्चर को देर तक नहीं सुन सकते। वो उनकी जिबलत होती है कि वो अपने उनकी दिमागी सलाहियत है, उनके अंदर एक जिबलत है, वो ये होती कि वो डाइवर्शन, हर सेकंड वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने हाथ पैर दिमाग नज़र इधर उधर डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये उस वक्त ये लेक्चर मेथड उतना कारआमद नहीं होता है, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, इनकी दिमाग इधर उधर भटक जाता है और वो हरकत करना पसंद करते हैं। देखिए तुलबा तालिब इल्म बैठे जगह की जमात में ही एक साथ नहीं खामोश नहीं बैठते, वो कुछ करना चाहते हैं, किसी का पेन लेते हैं, किताब खोलते हैं, देखते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो लेक्चर के मेथड में ये डिस्टर्ब खलल पैदा कर सकता है। उसके बाद खामोश बैठकर सुनना और जहन नशीन करना, ये समझना मुश्किल अमल होता है। बच्चों को जब हरकत करते रहते हैं तो खामोशी से सुनने वाला अमल रुक जाता है और उसको जहन नशीन करना और उस पर अमल करना ये लोगों के लिए मुश्किल होता है। इस तरीक़े तदरीस को बेहतर बनाने के लिए मौलिम मुख्तलिफ़ तदरीसी आलात का इस्तेमाल तुलबा को मशागिल मुहैया करके इस्तेमाल कर सकता है। अगर मौलिम चाहे वो लेक्चर मेथड में टीच करता हो, लेक्चर मेथड को फॉलो करता है, तदरीस कर रहा है, लेकिन इस दरमियान में उस मौलिम को चाहिए कि वो तुलबा को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, मौजू की तरफ राग़िब करने के लिए, कंसंट्रेट कराने के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे मशागिल का इस्तेमाल करें। इस तरीक़े को मौलिम मरकूज़ तरीक़ा भी कहा जाता है। वो कौन सा तरीक़ा है जो मौलिम मरकूज़ है? तो आप बोल सकते हैं कि लेक्चर मेथड मौलिम मरकूज़ है, यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है, टीचर सेंटर्ड कहलाता है। ये मेथड टीचर सेंटर मेथड कहलाता है। तो सवाल आ सकते हैं मौलिम चुस्त और तुलबा सुस्त, ये कौन सा तरीक़ा है लेक्चर मेथड? दूसरा होता है टीचर सेंटर यानी मौलिम मरकूज़ तरीक़ा कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं लेक्चर मेथड। आइए इसके बाद और एक तरीक़ा है जिसे ड्रामाई तरीक़ा कहते हैं। आमतौर पर ज़बान की तदरीस और समाजी इल्म की तदरीस ड्रामे के ज़रिए कराई जाए। तो जैसे कि समाजी इल्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसे हम बादशाहों की तारीख़ लेते हैं, इसमें तारीख़ के वाक़यात होते हैं, इनको हम अगर ड्रामे से पेश करते हैं तो उर्दू अदब में ये बहुत कारआमद साबित होता है। तो नाज़रीन, अब इस ड्रामाई तरीक़े पर हम नज़र डालते हैं। ज़बान की तदरीसी मक़ासिद के उसूल के लिए ड्रामा बेहतरीन ज़रिया है। किसी भी ज़बान की तदरीस के लिए ड्रामा क्या होता है? एक बेहतरीन ज़रिया होता है। ड्रामों के ज़रिए बच्चों को एक गुनागों मसरत हासिल होती है। मकालमे ड्रामे की जान होते हैं, मकालमे ड्रामे की जान होते हैं। ड्रामों में अदाकारी के ज़रिए हर मकालमे और हर बात को पुरअसर बनाया जा सकता है। अदाकारी के ज़रिए हम उस ड्रामे को क्या करते हैं? पुरअसर बना देते हैं। उस पूरे ख़याल को मरकज़ी ख़याल के तौर पर पेश करते हैं, असरदार बनाकर पेश किया जाता है। अदाकारी के ज़रिए तुलबा को लहजे के उतार चढ़ाव पर नज़र डालने का मौका मिलता है। लहजे के उतार चढ़ाव पर और मुकालमों की अदायगी की महारत दिलाई जा सकती है। वो ड्रामों में प्रेजेंट करना, किस तरह प्रेजेंट करता है, उस पर नज़र डाल सकता है। दरसी कुतुब में मौजूद ड्रामों या मकालमों असबाह के कमरे जमात में ही कुतुब की मदद से ड्रामे की शक्ल दी जाती है। इस तरह दिलचस्प मशागिल के ज़रिए असबाह में
बयान किए जाते हैं। मकालमे को अदाकारी के ज़रिए तरतीब देने की मख्श दी जा सकती है और बच्चों में इख्तिराइयत के जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सकता है और साथ ही साथ मख्श के मरकज़ी ख़याल को आसानी के साथ समझाया जा सकता है। आइए, ड्रामों की वजह से तुलबा में खुद एतमादी के साथ उनकी पोशीदा सलाहियतों को उभारने का मौका मिलता है और मादरी ज़बान के तय लगाव पैदा होता है